दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है हमारे देश या किसी भी शासन व्यवस्था में, किसी भी देश में यह व्यवस्था क्यों ज़रूरी है। यह वीडियो रहेगा क्लास 9th के लिए, जो कि सिविक्स या नागरिक शास्त्र का प्रथम चैप्टर है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। सिविक्स का पहला चैप्टर है, आप इसे ध्यान से देखें, इसे समझें और समझ में आएगा तो लाइक करके अपनी आवाज़ को बता सकते हैं। एक नया तरीका होता है कि आप अपनी आवाज़ को, आप अपनी बातों को लाइक या डिसलाइक के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा ताकि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट, हमारे द्वारा पढ़ाए गए विषयों का लाभ और अन्य भी छात्र या और आपके मित्र उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसकी परिचय की शुरुआत करेंगे। NCERT से मैं पढ़ाता हूं, उसकी ध्यान से देखें। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में लोकतंत्र होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। हम सबसे सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स दे रखे होंगे इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं का चिन्हित करना है। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर में कोई भी देश की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार कही जा रही है, तो आखिर में उसकी क्या न्यूनतम विशेषताएं हैं। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद से आप लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट कर पाओगे। और इस पाठ के अंत में, अध्याय के अंत में, हम इस न्यूनतम लक्ष्य से बढ़कर लोकतंत्र का बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। लोकतंत्र का वास्तव में एक बड़े डायमेंशन में आप देखोगे तो इसका मीनिंग क्या केवल सरकार के स्वरूप पर है या अन्य जगहों पर भी इसका स्वरूप देखने को मिलता है। और ये भी हम जानेंगे कि समकालीन दुनिया में, वर्तमान दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। ऐसा क्यों है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इन सारे सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये तो अभी रहा इंट्रोडक्शन, क्या है, कैसे है, हम क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल। अब शुरू करते हैं यहाँ से, लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हो कि सरकार का विभिन्न रूप होता है। लोकतांत्रिक होता है सरकार, गैर लोकतांत्रिक, उसमें तानाशाही भी आती है, राजशाही भी आती है, लोकतंत्र भी आता है, इत्यादि बहुत सारे स्वरूप होते हैं सरकार के। इसमें मुख्यतः हम दो रूपों में बांट सकते हैं, वहीं लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर में हमें इस लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो लोकतंत्र की परिभाषा या किसी भी चीज़ की परिभाषा, सिंपल सी बात है, यदि आपके पास कोई एक चीज़ है जिसका कोई और विकल्प ना हो तो आपको उसकी परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक ही जैसे कई सारे पदार्थ आपके समक्ष आ जाए तो आपको उन दोनों में या उसमें अंतर स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपके पास दो चीज़ है और दोनों लिखने का काम करते हैं, तो कोई कहेगा जैसे आप लिखते का काम करते हो, पेंसिल से भी लिख सकते हो, पेन से भी लिख पाते हो। पेन में भी कैटेगराइजेशन हो जाता है कि कोई जेल वाला है तो कोई डॉट पेन है। अब कोई पूछे आपसे कि पेन और पेंसिल, तो आप कंफ्यूज, भाई लिखने का काम तो दोनों कर रहा है, आप अंतर कैसे स्पष्ट करो। इसी प्रकार से जब कोई चीज़ सेम काम करे, उस प्रकार से एक ही प्रकार का हो और उसमें थोड़ा सा अंतर हो, तो उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है कि उसकी परिभाषा की ज़रूरत होनी चाहिए। यहीं से बात होती है परिभाषा, वाई वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग, शुरू होती है यहीं से कार्य। जैसे आकाश से बूंदों, पानी की बूंदों के रूप में अगर बारिश भी हो रही है, तेज़ बारिश है, बूंदाबांदी है, या क्या है, आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। एक बार देख लेते इसकी भाषा क्या कहती है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए।
वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका नाम है मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा के अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मैरी कहती है, मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सबसे पहले एक जैसे 2022-23 से 2021-22 का जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जो इसमें का पहला चैप्टर है, इसकी पुरानी किताबों में यह चैप्टर नंबर 2 है, तो ये उसी का रिलेट कर रहा है। चैप्टर नंबर 1 में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है, तो वहीं सवाल कर रही है लड़की कि मैडम, सबसे पहले हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, अब हम लोकतंत्र का मतलब जान रहे हैं। तो जैसे हम लोग कोई इस वाला कविता बचपन में याद कर लेते हैं, कविता में बहुत सारी चीज़ें हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, बहुत सारी चीज़ें आई होती हैं, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, हम उसके बारे में उतना नहीं जानते हैं, हम उसे याद कर ले बस। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उन सारे चीज़ों का मतलब, परिभाषा, क्यों यहाँ पर आया, सब चीज़ का मतलब हमें जानना ज़रूरी पड़ जाता है। तो यही ये समझा रही है। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना चाहिए था, पहले अध्याय में वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता। तो लिंगदो मैडम कहते, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मैंने कहा ना, देखिए कलम का एग्जाम्पल दे रखा, बरसात का, प्रेम का। तो मैरी कहती, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? तो ये कहती है, परिभाषा की ज़रूरत भी तभी पड़ती है, लिंगदो मैडम कह रही हैं, जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी आती है। जैसे बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होगी जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। तो आप कैसे स्पष्ट कर पाओगे कि बूंदाबांदी क्या है, बादल फटना क्या है? अंतर स्पष्ट करने की बात होती है ना। उसी प्रकार से लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है और हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। जब आप देखोगे तो लोकतंत्र की परिभाषा आपके पास नहीं है, तो लोकतांत्रिक सरकारें हर एक देश में होती हैं। जहाँ तक कि जो तानाशाही स्वरूप दिखा रही हैं, वो भी अपने आप को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। एक और लड़की आ जाती तब तो रिबियांग कहती हैं। लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुना था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। हो तो क्या, आपने बताया तो था कि यही लोकतंत्र की परिभाषा है। ये कहती है कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं और इसमें बदलाव करने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत बताइए? तो लिंगडो मैडम कहती हैं कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक विचार करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही परिभाषा सर्वोत्तम है। क्योंकि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि यह उक्त कथन किसी नामी गिरामी आदमी ने कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। हमें उसको अपने तर्क की कसौटी पर देखना पड़ेगा और तलाशना पड़ेगा कि क्या वास्तव में सत्य है या नहीं है। तो एक और लड़की है योलांदा, वो कहती, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोक्रेसी मतलब वही लोकतंत्र का इंग्लिश वर्जन है डेमोक्रेसी। तो ये यूनानी से डेमोक्रेशिया से बना है और यूनानियों में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी क्या होता है का अर्थ है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का हो या लोकतंत्र को, इसका अर्थ है लोगों का शासन। ये तो सही अर्थ है, फिर परिभाषा की जरूरत है। अब फिर लिंगडो मैडम कहते हैं, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ
शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का कार्य हर समय उपयोगी नहीं रहता है, क्योंकि शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर शब्द को ले लो तो यह कंप्यूटिंग गणना कार्य से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन दरअसल में शक्तिशाली कैलकुलेटर पावरफुल कैलकुलेटर थे, पर शायद ही कोई अर्थ में कंप्यूटर्स का प्रयोग करता हो आज। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने सब में होता है। शब्द वहीं रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ भी बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। मैडम मैरी कहते, मैडम आपके कहने का मतलब है कि हर विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। तो लिंगडोम कहती है, एकदम सही कह रही हो, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है बात कि वास्तव में एक सरल परिभाषा क्या है। इन सब बातों को देखते हुए करेंगे तो इस चर्चा पर फिर से गौर करें, जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी है। तो सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। अब वो क्या है कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये बहुत सरल परिभाषा कि लोगों को पास अपने सरकार को चुनने का होना चाहिए। तो एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करेगा, तो लोग करते हैं। यहाँ से एक परिभाषा सिंपल किस आधार पर कि जनता को अपने शासक का चुनाव करने के अधिकार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग स्वयं अपना करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे। चैप्टर 1 का ये इसके पहले वाला चैप्टर, लेकिन 2022-23 2021-22 में ये पहला चैप्टर है। लेकिन इसके पहले किताब देखेंगे NCERT को तो उसमें पहले चैप्टर में दे रखा है कुछ एग्जाम्पल कि जैसे म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जो कि चिले के थे, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने का उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग भी यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे, समकालीन दुनिया की हर सरकार, वर्तमान समय की हर सरकार, चाहे लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करते हैं। इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फ़र्क करना पड़ेगा। और यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है, ये रहा डेमोक्रेसी। दिखा रखा कि ताकत के बल पर डेमोक्रेसी लाने का नाटक किया जा रहा है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से होते हैं करके चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।